कमिंग बैक टू आवर टॉप स्टोरी और ज़रा कोरोना वायरस की हकीकत जो है आपको एक दफ़ा फिर बता दें। अब ये कहना कि आप इससे ज़रा खौफज़दा हों, ज़रा एहतियात करें, भाई वो आप पे अगर अब तक कोई ना समझा तो क्या कहा जा सकता है। आपको बताएं कि कोरोना वायरस फैल रहा है और पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। मरने वालों की शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। हलाकतें 300 से बढ़ गई, मजमूई केसेस 14,000 से ज़्यादा हो गए, लेकिन अवाम अब भी इस वबा को संजीदा लेने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता रोज़ 751 नए केसेस सामने आए और 20 हलाकतें हुई, जबकि आज अब तक 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में 100 से जायद ऐसे मरीज हैं जिनकी हालात नहीं हुआ हुमा अभी तो दिन खत्म भी नहीं हुआ। अब तक 13 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक अफराद की शरह पहले दुनिया के मुकाबले में कम थी, लेकिन अब ये शरह भी तेज़ी से ऊपर जा रही है। माहिरीन का यह खदशा दुरुस्त साबित हो रहा है कि टेस्ट बढ़ेंगे तो केसेस बढ़ेंगे। अभी टेस्टिंग मतलूबा मयार से कम है, लेकिन फिर भी केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि कोरोना मुतासरीन की असल तादाद कहीं ज़्यादा है। कितने लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। हम बारहा आपको ये बात बताते हैं कि हो सकता है आप कोरोना वायरस के कैरियर हों, लेकिन आपको पता ना हो, लेकिन आप अपने घर में अपने बैठे बूढ़े वालिदैन को मुतासर कर सकते हैं। अच्छा, और पहले हम इस बात पे हमें पता नहीं क्यों इस किस्म का एक थोड़ा सा फख्र था कि नहीं हमारे यहाँ इतनी सीरियसली नहीं आया और समहाउ हमने कंट्रोल कर लिया या समथिंग लाइक दैट। ये दिस इज इट्स नॉट अ जोक। मतलब अगर आप इस वक्त फिगर्स देख रहे हैं तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता चल जाएगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ऐलान किया था कि अप्रैल के आखिर तक टेस्टिंग की औसतन 25 यानी 25,000 है ना, 25,000 25,000 यौमिया तक ले जाएंगे। एक दफ़ा दोबारा से सुन लें उन्होंने क्या कहा था। हमारी जो हदफ हमने अपने लिए इस वक्त तयन जो किया है वो ये है कि अप्रैल के आखिर तक हम तकरीबन 25,000 टेस्ट रोज़ाना करने की एक उसमें आ जाएं कैपेबिलिटी के अंदर। यानी आज से जो 3 हफ्ते पहले हम 1,000 भी नहीं कर रहे थे, उसको तकरीबन हम 30 गुना बढ़ाकर 25,000 टेस्ट रोज़ाना तक ले जाने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन NDMA ने भी कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान में 40,000 टेस्ट यौमिया होंगे। मुझे उम्मीद है कि जो नई स्ट्रैटेजी लगाई गई है टेस्टिंग और क्वारंटाइन की, उसके मुताबिक ये टेस्टों की तादाद बहुत जल्द 6,000 से 20,000 को क्रॉस कर जाएगी और इंशाअल्लाह जो हमारी अल्टीमेट कैपेसिटी है 40,000 के करीब, उसको बहुत जल्द हम टच कर लेंगे। और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में 9 मई तक तो ऑब्वियसली तौसीक कर रखी है, मगर अवाम इस पर पाबंदी को इसको खातिर में बिल्कुल नहीं ले रही और लेने को तैयार भी नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ायदा भी तभी होगा जब मतलूबा तादाद में टेस्ट होंगे। और अब्दुल्ला कहना है जैसे स्मार्ट लॉकडाउन में थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए। मतलब अगर आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हुए हैं, एक्सपेक्टेशन खत्म कर देनी चाहिए कि वो खुद से फिजिकल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे। कि लोग ही सुन लेंगे। You have to enforce physical distancing because it's your responsibility। आप सरकार हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप हुकूमत हैं, इसी काम के लिए हैं कि आप लोगों की ज़िंदगियों की हिफाजत करें। मेरी अपनी गली में 2 घर छोड़ के एक घर बन रहा है, वहाँ पे ज़ाहिर है अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया दोबारा। तो आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग कि ऑलमोस्ट एक 500 गज का घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आज शायद ज़्यादा काम था या लेंटर डल रहा था, क्या हो रहा था, 20 से 25 मजदूर थे। किसी मजदूर के पास कोई मास्क नहीं था। जाहिर है हम मजदूरों से और तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सिर्फ मास्क पहन लेंगे, सिर्फ रुमाल अपने मुंह पे ढांप लेंगे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, हम क्या कह सकते हैं। और अगर उनको मास्क प्रोवाइड भी कर दिए जाएं तो कितनी देर तक वो यूज़ करेंगे? उनका एक काम है और दे नो कि उनका काम पहले होना है। अच्छा जी, घर में जो अगर आपकी डोमेस्टिक हेल्प आती है या आ रही है या होती है, या किसी और को आप माली वगैरह अगर हफ्ते में एक दिन आ रहे हैं मास्क दें, वो 10 मिनट के लिए इतनी मुश्किल से पहन रहे होते हैं। अच्छा, हमने ये हालात जो हैं ये अभी हम बता तो रहे हैं, लेकिन लेट अस फाइंड आउट कि हमारे रिपोर्टर्स इन द फील्ड ऑल ओवर द कंट्री उनके पास क्या खबरें हैं और वो क्या देख रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद कराची। और कराची में जी हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। ज़ीशान, क्या देख रहे हैं आप और व्हाट्स द अपडेट? अच्छा जी, सारों का बता दूं कि कौन कौन हमारे साथ है, बिकॉज आई जस्ट सॉ एवरीबडी इज विद अस। अच्छा, पहले ज़ीशान आप ही से बात कर लेते हैं।
जी बिल्कुल, सिंध में लगे लॉकडाउन आज 37वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और अभी भी सिंध में जिस तरह पूरे पाकिस्तान के मुकाबले सिंध में इस वक्त कोरोना वायरस के केसेस की तादाद जो सामने ज़्यादा देखने में आ रही है। तमाम इस हवाले से अगर हम कराची की बात करें तो कराची के अंदर लॉकडाउन अपनी जगह बिल्कुल कायम है, ताहम उस लॉकडाउन की नरमी को लेके आवाम ने काफ़ी ज़्यादा उसको ईजी ले लिया है और उस सॉफ्टनेस को गलत फ़ायदा उठाते हुए बड़ी तादाद में लोग लॉकडाउन के औकात में भी बड़ी तादाद में सड़कों पर ट्रैफिक और रश नज़र आना शुरू हो गया है। एक मोटरसाइकिल पर चार अफराद जिसके अंदर उनकी पूरी फैमिली बच्चे भी शामिल हैं वो भी साथ घूम रहे होते हैं। इसके अलावा जो रश वाली जगह हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ मार्केट्स हैं जिसमें खुसूसी तौर पर वाटर पम्प की मार्केट, इसके अलावा शहर के तारिक रोड पर कमर्शियल मार्केट, वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में लोग नज़र आते हैं और उनके मास्क वगैरह नहीं होते जो कि खासा डेंजरस होता है। काफ़ी ज़्यादा वो कोरोना वायरस के हवाले से काफ़ी वो एरिया सेंसिटिव है। तकरीबन 150 से ज़ायद मुकदमा यौमिया दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। ताहम उसके बावजूद भी किसी भी सूरत जो केसेस कम ना होने की जो रीज़न नज़र आ रहा है कि आवाम इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं दे रहे। लोगों को कुछ टाइम मिलता है घर से बाहर निकलने का तो वो लाजमी घर से बाहर निकलते हैं और इसकी वजह से वो इन्फेक्ट भी हो रहे हैं। थैंक यू ज़ीशान, यू आर वेरी राइट। हमने भी यही फील किया है कि वो ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं और जितना आप देखते हैं कि जी अभी ज़रा लॉकडाउन का टाइम है और हमें नज़र आएगा, नहीं, एवरीबडी इज़ आउट देयर। लाहौर का हाल चलेंगे और लाहौर में तो पहले ही माशाल्लाह हमें सीरियसनेस पर ज़रा क्वेश्चन मार्क था कि लाहौर में लॉकडाउन पे क्वेश्चन मार्क था कि लाहौर में तो वैसे ही कोई सीरियस नहीं ले रहा था इस लॉकडाउन और इस वायरस को। नवीन अली हमें बताएंगे कि अब तो बिल्कुल ही चूंकि सॉफ्ट हो गया है लॉकडाउन तो क्या सूरत है? नहीं, स्मार्ट हुआ है। अच्छा, स्मार्ट तो नहीं हुआ नवीन, कम से ओवर टू कम। यू। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी लॉकडाउन तो बरकरार है, लेकिन वो एहतियात और वो जो संजीदा रवैया था वो अब बरकरार नहीं है, क्योंकि शहरी ज़्यादातर लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो ना तो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं ना ही एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं। और जैसे जैसे इफ्तारी का वक्त करीब आता है मार्केट में रश बढ़ जाता है, हिफाजती फासला ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर लोग सरेआम जो है अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते जो है वो दिखाई देती है। क्योंकि शहरी शायद जो लोग एहतियात कर रहे थे, जो मिडिल क्लास तबका एहतियात कर रहा था, अब वो लोग भी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। शायद उकता गए हैं या शायद कोई और मसला है। लोगों ने जिन दुकानदारों को दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी कि उन्होंने भी दुकानें खोली हुई हैं, आधे आधे शटर खोल के जो है वो अपने कारोबार चला रहे हैं, जबकि शहरी जो है उनकी तरफ से बिल्कुल भी जो है वो एहतियात नहीं दिखाई दे रही। जी थैंक यू नवीन, एंड आई एम सॉरी नवीन के पीछे मुझे इट कुड बी एनी अदर डे, मतलब कि ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दुनिया में जी कोरोना वायरस फैला हुआ है और क्या हो रहा है। मतलब फैंसी लग रहा था कि एक दो लोगों ने मास्क पहन लिया, बट दैट्स अबाउट इट। बाकी तो वही रौला था, बिल्कुल वही रश है। करें, हम आपसे क्या कह रहे हैं? चलें, अगर आप निकल भी रहे हैं तो निकलते हुए जो एहतियाती तदाबीर हैं हम नहीं कह रहे फिलहाल आपको आप घर में बंद रहें। अगर आप निकल रहे हैं, चलें आप निकल रहे हैं ना, क्योंकि जो जो काम की इजाज़त मिली है वो तो कर लें आप, लेकिन मास्क तो पहन सकते हैं हुमा। ओके, क्या मैं क्या कह सकते हैं। रावलपिंडी से जी हमें अपडेट दे रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरशाद कुरैशी। प्लीज़ इरशाद, वी वांट अ बेटर न्यूज़। जी, इस वक्त मैं रावलपिंडी के सबसे मसरूफ़ फवारा चौक में मौजूद हूँ। आप ये देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर किस तरह ट्रैफिक जैम है। गो के रावलपिंडी पुलिस की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से बारहा ये लोगों को बताया जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और घरों से कम निकलें, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मेरे दाएं जानिब जो है ज़रूरी मंडी है, गंज मंडी, नस्वारी बाज़ार, ये यहाँ पर शेख खुर्द-ओ-नोश का जो कारोबार है वो जारी है, वहाँ पर भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। इस साइड पे जो राजा बाज़ार है, क्योंकि यहाँ दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम दुकानें बंद हैं, लेकिन शेख खुर्द-ओ-नोश के हवाले से जब शहरी घरों से बाहर निकलते हैं तो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, ना मास्क इस्तेमाल किया जाता है और ना ही बाज़ारों में बिलखुसूस जो है सैनिटाइज़र गेट्स का जो कहा गया था ताजी तंजीमों की तरफ से वो भी हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता रावलपिंडी पुलिस का ये कहना है कि ताजरों से हमारी बातचीत जारी है। जैसी हुकूमत की जानिब से कोई ऑर्डर पास होता है, कोई हुक्मनामा जारी होता है तो उसके बाद ताजरों से बाज़ार खुलने के हवाले से जो है लाए अमल वो तय हो जाएगा। तमाम शहर के अंदर मजमूई तौर पर सूरत हाल है कि शहरी अपने तौर पर ख्याल नहीं रखे, जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि रश से बचे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तमाम जो है रावलपिंडी पुलिस की जानिब से इस वजह पर जो है कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और ये सिलसिला जारी है। जी, वज़ीर आला पंजाब साहब, ये आप देख लें कि रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है। यहाँ पर वबा नहीं फूटेगी तो क्या होगा? तीन लोग एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, तीनों में से किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। क्या चल रहा था पिंडी में? भाई मैं वैसे ऑनेस्टली मेरी सारी सिंपैथीज गवर्नमेंट मशीनरी हर किसी के साथ मेरी सिंपैथीज सडनली हो गई है। जब इंसान खुद नहीं मान रहा
जब आवाम खुद नहीं मान रही, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मेरी बात सुनिए, जब ये क्या है? जब ऊपर से ये मैसेज दिया जाता है ना कि हमारे लोग तो समझाएंगे, हम नहीं समझेंगे और जाएंगे, तो फिर यही होता है, सख्ती करनी पड़ती है लोगों पे। अच्छा जी, फैसलाबाद जाएंगे और फैसलाबाद में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमाद अहमद। ओके, लेट्स सी। जी, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर और जो लॉकडाउन की सूरत हाल है उस हवाले से बात करें तो जो लॉकडाउन है उसमें 20 अप्रैल के बाद से बहुत ज़्यादा नरमी देखने में आ रही है। लोग जो है वो लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सड़कों पर जो है वो काफ़ी रश है, लोगों की आमदरफ्त जारी है। जो लोग हैं मोटरसाइकिलों पर सवार वो डबल सवारी भी कर रहे हैं, जबकि गाड़ियों के अंदर भी 2 से ज़्यादा अफराद जो हमने देखे हैं। इसके अलावा जो एहतियाती तदाबीर उन्होंने अडॉप्ट करनी थी, जिसमें मास्क का इस्तेमाल है वो भी काफ़ी कम इस्तेमाल किया जा रहा है। हाथों पे जो ग्लव्स हैं वो भी नहीं यहाँ पे पहने जा रहे। इसके अलावा जो कारोबार है, बहुत सारा कारोबार तो गवर्नमेंट ने हुकूमत की तरफ से खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन बहुत से ऐसे कारोबार भी हैं जो कि यहाँ पे आज खुद जो है दुकानदारों की तरफ से खोल दिए गए हैं। इसके अलावा जो गली मोहल्लों की हद तक बात करें तो वहाँ पे भी समाजी फासला जो है जिसमें कम से कम 3 फुट और ज़्यादा 6 फुट का फासला रखना है, उसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतियाती देखने में आ रही है। जी अच्छा भाई, हमाद के बारे में पता लगा कि वो मास्क खरीदने गए हुए थे तो इरफान उल्लाह ने उनकी जगह पर जिम्मेदारियां संभाली। मैंने कहा आप टेंशन में इतने आ गए कि आपने नाम भी गोलमोल कर दिए। अच्छा नहीं, वो पहले हमाद ही थे, ये तो फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया था। नाउ वी आर गोइंग टू शो यू। अब मैंने कुछ नहीं बोलना, मुझे यकीन है कि मुल्तान में भी वही हो रहा है जो हमने बाकी शहरों में देख लिया है। चलो फिर पेशावर चलते हैं। आपको चले मुल्तान में हो सकता है इसी दौरान को सूरत हाल बेहतर हो जाए, पहले पेशावर चले जाते हैं और पेशावर में हमारे साथ है नादिया सबूही। जी बिल्कुल, अगर हम कोरोना की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हाल बहुत ख़राब है, सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। पेशावर के लोगों का जो रवैया है इस मामले में, और वो इतने गैर संजीदा दिखाई दे रहे हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि कोरोना जानलेवा मर्ज़ है, कोरोना की वजह से वो जान से जा सकते हैं। यही वजह है कि वो इतनी गैर संजीदगी से लेते हुए ना वो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ना उनको ग्लव्स का पता है। मालूमात उनके पास है, हमारी जब उनसे बात होती है, हम उनसे बात करते हैं तो यही कि ग्लव्स क्यों नहीं पहने, मास्क क्यों नहीं पहने, तो उनका यही कहना होता है कि ये मर्ज़ ठीक है ख़तरनाक है, लेकिन ग्लव्स पहनने से और मास्क पहनने से कुछ नहीं होगा। ये आम एक बंदे का रवैया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मास्क पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ़ सड़कों पर मुख्तलिफ़ जगहों पर सैनिटाइज़र के मुख्तलिफ़ टैंक्स लगाए हैं ताकि लोग गुजरते हुए हाथ धोते रहें, लेकिन लोग इस हद तक गैर संजीदा हैं कि वो इन टैंक से हाथ धोने के लिए रज़ामंद है ही नहीं। मुख्तलिफ़ कारोबार बंद हैं, जो कारोबार इन्होंने खोलने की इजाज़त भी दी है उसका दौरानिया बहुत कम रखा गया है। हुकूमत के इक़दामात अपनी जानिब से ठीक हैं, लेकिन जो लोगों का रवैया है वो किसी तौर पर भी संजीदा दिखाई नहीं दे रहा। जी बहुत शुक्रिया नादिया सबूही। एक तो मुझे ये देख के खुशी हुई कि आपने अपने आप को बड़ी अच्छी तरह प्रोटेक्ट और किया, हमारे बाकी दूसरा भी ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो मास्क लगा के हम तक रिपोर्ट करें प्लीज। हमें इस वक्त आपको देखने से ज्यादा आपकी प्रोटेक्शन अजीज है। अब्दुल्ला, आई नीड टू पॉइंट दिस आउट अबाउट पेशावर में नादिया बता रही थी कि वहाँ खेमे लगाए हैं, टेंट्स लगाए हुए हैं, वहाँ सैनिटाइजेशन स्टेशंस लगाए हुए हैं कि आओ बस अपने आके हाथ साफ करके चले जाओ, खाली पड़े। अच्छा जी, कोयटा जा रहे हैं और कोयटा में सलमान अशरफ हमें बताएंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। कोयटा में कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं कर रहे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोयटा में अगर देखा जाए, आदाद शुमार पर एक नज़र दौड़ाई जाए तो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 500 से ज़ायद अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया है, जो इस बात की निशानी है कि लोग इस एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तिबी माहिरीन ने खदशा ज़ाहिर किया है कि अगर आवाम ने एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं किया तो आइंदा आने वाले हफ्ते में मज़ीद केसेस में इजाफा होने का इम्कान है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से सूबाई हुकूमत ने फौरी तौर पर हिदायत जारी की हैं कि जो भी एहतियाती तदाबीर की वायलेशन करता हुआ नजर आया, मुँह ढांपे बगैर मफलर, स्कार्फ या मास्क के रोड पर नजर आया, उसे फौरी तौर पर हिरासत में लेकर क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोयटा शहर में अब मैं मेन शारा पे मौजूद हूँ। यहाँ पे अतराफ में भी आपको नजर आएगा कि बहुत से लोग मोटरसाइकिल पर, पैदल गुजरने वाले, गाड़ियों वाले ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। हुकूमत को अपने इस अहकामात पर अमल दरामद के लिए सख्त स्टेप। शुक्रिया सलमान अशरफ और मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान जिन्होंने हमें अपडेट किया, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल पहुँचाई। आप सबका भी बेहद शुक्रिया। और एंड पीपल हु आर राइटिंग इन टू अस और हमें ट्विटर पे बता रहे हैं अपने अपने शहरों का हाल। और राशिद गफूर ने हमें लिखा है शेखुपुरा का हाल भी एग्जैक्टली यही है, चंद लोगों ने मास्क पहने हैं, बाकी लोगों को कोई परवाह नहीं है। जहाँ सख्ती की जरूरत हो वहाँ सख्ती इम्पोज करनी पड़ती है। जब आप इब्तिदा में आकर ये कहते हैं कि हम लोग लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते, वज़ीर आज़म के इब्तिदाइया
खिताबात की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती, वो भी बात थी। उसके बाद जो था मसाजिद का मरला आया, जिसका इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं था। मसाजिद में भी आपको पता है क्या बेसिकली अब्दुल्ला, इन अदर वर्ड्स आप ये बता रहे हैं कि हमारा अभी तक वो माइंड सेंस हमारा वहाँ नहीं पहुंचा कि हम बाय चॉइस कर सकें। हमारे पे सख्ती होगी तो हम कुछ कर सकेंगे। अच्छा जी, लियो ट्विंस टू द रेस्क्यू, क्योंकि हमने आपको बताया कि जबरदस्त किस्म की नुसरत फतेह अली खान साहब की हमद वो ही खुदा है, जिसकी हमने कितनी वेरिएशन सुनी है। पहले भी आई गेस मुजफ्फर वारसी साहब ने पढ़ी थी आई गेस। हाँ उसका, हाँ बिल्कुल एक्चुअली कलाम भी था, और उन्होंने इसकी उनकी भी एक खूबसूरत तरन्नुम में उन्होंने भी पढ़ी थी। लियो ट्विंस को सुन, शारून लियो, शारून लियो, क्या खूबसूरत रेंडिशन इन्होंने क्रिएट की। सो ब्यूटीफुल, मतलब एकदम से एक पीस की एक फीलिंग होती है, काम सा आ जाता है। और मैं चाहती हूँ कि हम इसको और सुने, तो लिहाजा हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ज़रा सुनते सुनते जाते हैं इसको। वेलकम बैक। तो हम जरा अभी आए थे तो खजूरों की इकसाम की बात कर रहे थे कि कौन कौन सी खजूरें जो हैं वो आपको पसंद खजूरें आई हुई हैं, और मैं अब्दुल्ला को ये बता रही थी कि खजूरें लिटरली लगता है कैंडी खा रहे हो आप, मतलब इट्स कंप्लीट एंड इट्स सो फुलफिलिंग एंड एनर्जेटिक। अच्छा, जरा दोबारा से कोरोना की हम बात करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल जरा जानेंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पर। तो खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से अमवात में इजाफा खतरे की नई घंटी है। टेस्टिंग की तादाद इंतहाई कम होने के बावजूद अमवात में इजाफे पर हुकाम को परेशानी होनी चाहिए। वबा के इब्तदाई दिनों में सबसे ज़्यादा केसेस और अमवात सिंध में हुई, फिर पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ी, और आज ये हालात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जाबाहक अफराद की तादाद सबसे ज़्यादा है। अब तक 104 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। बहुत ही अफसोस की बात है जी, अब तक 104 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। सिंध में भी आपको बता दें कि 85 और पंजाब में 91 अफराद अब तक कोरोना से जाँ बहक हो गए हैं। सूबाई हुकूमत खतरे का इजहार भी कर रही है, और इसी पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर साहब। बहुत शुक्रिया अजमल साहब, आपने वक्त दिया। अजमल साहब, अभी जो हम नए लेटेस्ट स्टैट्स डिस्कस कर रहे थे और शुरू से हम ये बात कर रहे हैं, और इस सिलसिले में बात भी हुई है पहले खैबर पख्तूनख्वा के ओहदेदारान से। वो कहते हैं कि मरीज़ लेट पहुँचते हैं, छुपाते हैं, इसलिए ये शरह अमवात खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा आती है। तो अभी भी वही सूरत हाल है, या फिर बीमारी भी बढ़ रही है और अमवात भी बढ़ रही हैं? आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 2-3 वजूहात है। एक तो ये है कि अगर आप पिछले तकरीबन 5-6 महीने का डेटा उठाकर देख ले तो खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन जो बाहर ममालिक, गल्फ़ और स्टेट और दीगर से जो लोग आए हैं वो तकरीबन कोई 60,000 है जो जिसकी तादाद है, जिसको हमने फिर ट्रेस किया। एक तो ये है कि जो पहले से ये लोग आए, ये तकरीबन 5-6 महीने का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि, और ये सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब में सबसे ज़्यादा जो बाहर से लोग आए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में। दूसरा फिर ये है कि डेफिनेटली यहाँ पे ज़ायरीन आए हैं ताफ्तान से, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में आए हैं, और फिर अफ़गानिस्तान से जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे थे वो आए पिछले दिनों में, और फिर इस तरीके से जो हमारे तबलीगी जमात के अकाबरीन है भाई, वो उनका भी तकरीबन 5,300 वो भी यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें से उनमें भी कोरोना वायरस की लोकली कितना ट्रांसमिट हुआ ये वायरस? अभी जो जी लोकल कितना ट्रांसमिट हुआ ये वायरस? ये तो सब लोग आए ना, ये तो सब सूबों में आए, और जाहिर है 14 दिन क्वारंटीन थी, वो बाकी सूबों से खत्म भी होते गए, अपने अपने घरों में भी जाते गए। लोकली जो अब वायरस फैल रहा है वो कितना फैल रहा है? नहीं,
देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें फ़र्क है जी। जो मैंने तकरीबन 60,000 लोग आपको बताए, उस वक्त तो कोरोना वायरस का इतना वबा का पता ही किसी को नहीं था। मैं तो वो डेटा आपको बता रहा हूँ कि उन दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं और उस वक्त हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी तकरीबन 20 थी जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। फिर बाद में ये जो हमने वो किया, ये बाद में ज़ायरीन और जो अफ़गानिस्तान से लोग हैं, जो अभी गल्फ़ स्टेट से लोग आ रहे हैं, वो इससे अलग है, वो तो अभी आ रहे हैं। उनके लिए तो फिर हमने क्वारंटाइन सेंटर भी कायम कर दिया, आइसोलेशन सेंटर भी कायम कर दिए, उनके लिए जो हाई डिपेंडेंसी भी हमने यूनिट्स कायम कर दिए, टेस्टिंग हम करा रहे हैं प्रॉपर, सारी चीज़ें अब तो वो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पहले की बात कर रहा हूँ। और फिर इसमें ये बात भी कि लोगों ने इस चीज़ को डेफिनेटली एक बड़ी वजह ये भी है कि लोगों ने बरवक्त अस्पतालों में नहीं आए, बताया नहीं है, लोगों ने अपने जो बालामात ज़ाहिर हुए हैं उसको शो नहीं किया। एक वजह ये भी थी कि बिल्कुल आखिरी स्टेज पे हाई डिपेंडेंसी सेंटर में वो पहुंचे, जिसकी एक वजह ये भी थी। डेफिनेटली आपकी बातों से भी और डेफिनेटली इन स्टैट से भी यही पता चल रहा है कि देयर इज अ स्टिग्मा अटैच्ड। लोग नहीं बताना चाहते बिल्कुल जब तक एंड ना हो चुका हो। इसलिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कंप्लीट लॉकडाउन हो। आप प्लीज़ हमें एक्सप्लेन कर दें ये स्मार्ट लॉकडाउन का क्या मकसद है और जहाँ नंबर्स बढ़ते चले जहाँ नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हों, शहरी ऑब्वियसली क्लियरली समझ ही नहीं रहे बात को और नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो फिर उस लॉकडाउन को स्मार्ट करने की क्या जरूरत है? उस लॉकडाउन को कंप्लीट कर दें। देखिए मसला, आप एक और मसले को भी देखें कि इस वक्त कोरोना वायरस के साथ साथ हम दो जंग लड़ रहे हैं। एक जंग हमने कोरोना वायरस के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, दूसरे आपको पता है कि हमारे जो गुर्बत के लकीर से नीचे कितने लोग हैं, और वो जंग है गुर्बत अफलास, और उसका जो जंग है वो भी हम लड़ रहे हैं। अब हमने जो फैसले अभी तक किए हैं, अभी 4 बजे तक हमने तमाम जो जिनको हमने पहले इजाज़त दी थी उनको भी हमने वो कर दिया कि 4 बजे तक स्ट्रिक्टली जो है उस पर बंद होंगे, और उसके बाद रश, क्योंकि माह रमज़ान में स्पेशली ये जो टाइम है इसमें रश ज़्यादा हो जाता है, वो हमने फैसला कर दिया। अब उसमें फिर तंदूर वालों को और रेडी वालों का, अच्छा, आप वो बिल्कुल लोगों के लिए बड़ा मसला हम ऐसे डिस्कशन करेंगे जैसे आप और मैं सामने। अब मुझे बताइए, खुद जो आपने ऑब्जर्व किया हो, एक हुकूमती ओहदेदार को एक तरफ रखे, आपको लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग सीरियसली ले रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है कि कराची में लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एक तो ये बात, दूसरा ये कि आप गुर्बत से जंग लड़ रहे हैं लेकिन मसाजिद में जो इबादत के लिए इज्तिमा हो रहे हैं, आपको ये भी लग रहा है कि वहाँ जितने SOP है सब पे तमाम मसाजिद में अमल हो रहा है? आपने अगर देखा हो या ऑब्जर्व किया हो या आप तक कुछ पहुँचा हो तो? देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं कि एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोरोना वायरस है वो क्यों स्प्रेड हो रहा है। और मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि कोरोना वायरस जो है वो हमारे घरों में नहीं आता, उसको हम घरों से लेने जाते हैं और घरों से लेकर हम उसको अपने घर ले आते हैं, और उसके बाद फिर पूरा ख़ानदान और फिर पूरी फैमिली और फिर इस तरीके से पूरा इलाका इससे मुतासर होता है। ये एक हकीकत है। लेकिन अब जो हमने फ़ैसले किए, इसमें खैबर पख्तूनख्वा की मेजॉरिटी अवाम हमारा साथ दे रहे, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग हमारा साथ दे रहे हैं, और इसमें वो उसकी वजह से चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए बड़ी कोशिश हो रही है। लेकिन आप ग्लोबली देख लें, अब ये एक ऐसा वबा है कि इसमें जितनी भी एहतियात हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम करने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमती लेवल पे। लेकिन दूसरी तरफ हमने अपने अवाम का भी देखना है, वहाँ गुर्बत और अफलास का भी देखना है, साथ साथ दोनों जंग हम लड़ रहे हैं। अजमल वज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और साजिद का मैंने पूछा था, वो नहीं, आपने बिल्कुल पूछा था अब्दुल्ला, वहाँ जवाब नहीं था। देखिए, जहाँ अगर आप दुनिया से कंपैरिजन कर रहे हैं और जहाँ स्कूल बंद हो गए, दुनिया में बंद हुए, हमने भी कर दिए, बाजारों को भी कर लो, मतलब एवरीथिंग असाइड, मस्जिदें भी तो बंद हुई ना फिर दुनिया में। और हमने इबादत की इजाज़त पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं है। लेकिन अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा से मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि माह रमज़ान में बड़े पैमाने पर ज़कात अदा की जाती है, जिससे मुस्तहिक अफराद की मदद भी होती है और कई मरीज़ों का इलाज भी हो जाता है। मुल्क भर में बहुत से इदारे फलाही इदारे काम कर रहे हैं, और जिनमें से एक है जी द कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम, जो कि डाउन सिंड्रोम का शिकार मरीज़ों का नहायत मुअस्सर इलाज मुफ्त या बहुत ही कम पैसों में करता है।
इस इदारे ने ज़कात का ऐसा निज़ाम तरतीब दिया है जिससे मुस्तहिक मरीज़ों की मदद हो सकेगी। समर नकवी, CEO कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समर साहिबा, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम क्या है उन लोगों की आगाही के लिए जिनको नहीं पता, और ये किन लोगों को किस किस्म की सर्विसेज मुहैया करता है? एक ग्रुप ऑफ पेरेंट्स जिन्हें रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान के अंदर लिमिटेड या बिल्कुल भी कम सर्विसेज हैं फॉर इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम, उन लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम वो सर्विसेज, क्वालिटी सर्विसेज जो कि ज़रूरी हैं एक बच्चे की एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस एंड इंक्लूजन इन माशरा के लिए, वो प्रोवाइड करें। सो KDSP के अंदर 6 एरियाज़ ऑफ सर्विस हैं एंड वी कवर एवरीथिंग होलिस्टिकली, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, इंक्लूडिंग एजुकेशन, इंक्लूडिंग स्किल्स डेवलपमेंट, फैमिली सपोर्ट। समर, दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। ये ज़रूर बताइएगा, हमें पता है कि डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों पर बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत वसाइल इस्तेमाल होते हैं, तो इस सिलसिले में आपके अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं और आपको आवाम से क्या इमदाद चाहिए? इस सिलसिले में कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम ने अपने कायम होने के वक्त अपने आप से 2 कमिटमेंट की थी। एक कमिटमेंट ये थी कि हम जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो एब्सोल्यूट कंप्लीट क्वालिटी होगी। द अदर कमिटमेंट दैट वी मेड वाज दैट कोई भी फैमिली हमारे पास से किसी भी सर्विस के लिए रिफ्यूज़ नहीं होगी जस्ट बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड अ सर्विस। हमारे फाइनेंशियल एड और ज़कात के सिस्टम्स इंटैक्ट और डेवलप्ड हैं। ये आपने इतनी ज़बरदस्त बात कर दी समर कि किसी को रिफ्यूज़ नहीं करना। सो एनीबडी हु कम्स टू देम विद दिस प्रॉब्लम, तो उनकी टेक केयर की जाएगी। दिस इज़ अ गुड प्लेस अगर आप अपनी ज़कात देना चाहते हैं, वैसे डोनेट करना चाहते हैं। द कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम इज़ अ ग्रेट प्लेस, डिजर्विंग प्लेस। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम, इफ़ यू गाइस आर जस्ट जॉइनिंग अस। लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी इफ्तारी में कुछ टाइम है, तो आप हमें तस्वीरें क्यों भेज रहे हैं खाने की? कितनी बुरी बात है, क्योंकि कल ही हमने कह दिया था ये ज़रा जुल्म है, क्योंकि वी वर ऑल्सो शोइंग सम पिक्चर्स ऑफ फूड ऑन TV, हमारी कोई खबरें थी और मुझे बड़ा। और इस मरतबा क्या ट्रेंड चल रहा है? वही पकौड़े समोसे वगैरह चल रहे हैं जो आप आई होप ज़्यादातर घर में बना रहे हैं। पकौड़े समोसे आर नॉट अ ट्रेंड, इट्स लाइक द नेसेसिटी। अच्छा, एसेंशियल्स हैं। एसेंशियल है भाई, रमज़ान है, रोज़ा खोलना है, पकौड़ा नहीं होगा तो पकौड़ा एंड खजूर ऑलमोस्ट साइड बाय साइड। अच्छा, लेकिन सहरी में जो लस्सी और चाय का मिक्सचर बन रहा है ना, वो ज़रा ऑकवर्ड हो रहा है मेरे लिए। आप दोनों पी रहे हैं? हाँ, पहले लस्सी और उसकी थोड़ी देर बाद फिर चाय। कितनी कंफ्यूज होगी। अच्छा जी, एनीवे, बट थैंक यू सो मच, वी आर जस्ट किडिंग। सेंड योर पिक्चर, जो तस्वीरें आपने भेजनी है ज़रूर हमें भेजें। बहुत सी बातें करनी है। लेट्स बिगिन विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। वफाकी हुकूमत ने तर्जुमानी का काम नई टीम के सुपुर्द कर दिया। अपोजिशन समेत दीगर सियासी और समाजी हलकों ने नई तैनातियों का खैर मकदम किया है। उमर अकमल पर 3 साल के लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद। मैच फिक्सिंग पर कई खिलाड़ी मिसाल बन चुके, लेकिन सजा के बावजूद क्रिकेटर्स का करप्शन पर माइल होना परेशान कुन है। और कोरोना से मुतासरा गवर्नर सिंध करंटीना में चले गए। पिछले 10 दिनों में कई लोगों से मुलाकातें रहीं, उनके टेस्ट भी होने चाहिए। वैसे गवर्नर सिंध के गिर्द काफ़ी मजमा होता था और हमने पहले भी ये पॉइंट आउट किया और अभी इसीलिए देखें कितने लोगों का पता करना पड़ेगा। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और हमारी टॉप स्टोरी सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेटर शिबली फराज और जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को हुकूमत की तर्जुमानी का टास्क मिल गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को उनके ओहदे से हटा दिया गया और अब उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मावन खुसूसी इत्तलात बनाया गया है। आसिम सलीम बाजवा इस वक्त CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन के ओहदे पर भी काम कर रहे हैं और इसके अलावा सेनेट में कायदे-ए-वान शिबली फराज को वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात मुकर्रर किया गया है। अपोजिशन ने इस तैनाती का खैर मकदम किया है। में बड़ा दलील और उनकी तबीयत में ठहराव
और सीधी बात करने वाले आदमी हैं। पीटीआई की हुकूमत में एक ही काम अच्छा हुआ है कि आपा को घर भेजा है। अब ये कैसे होंगे, अल्लाह करेगा, ये बेहतर होंगे। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि दोनों अफराद बेहतरीन काम करेंगे। पीटीआई की हुकूमत कायम होने के बाद फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात बनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी ये वजारत वापस ले ली गई। उनकी जगह फिरदौस आशिक अवान को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बना दिया गया था। अब उनकी भी छुट्टी कर दी गई है। तो हम जिनको एक्सपीरियंस है उन्हीं से पूछ लेते हैं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा की रुखसती हमारे लिए तो बड़ी अचानक ही थी, लेकिन इस्लामाबाद के हल्के कह रहे हैं कि इस पर काम चल रहा था और आप खुद फिरदौस आशिक अवान साहिबा को कैबिनेट के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल चुके थे और शिबली फराज को ले आए थे। तो आपको पहले से खबर थी? नहीं, पहले से खबरें तो चल रही थी, बिल्कुल जिस तरह से आपने ये कहा। और फ्रैंकली मेरे ख्याल में तो उनको तब्दील करने में देर ही हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना फैसला लेने में वक्त लिया और उन्होंने एनालाइज किया कि जो भी बेहतरीन टीम है उसको वो लेके आए हैं। लेकिन जाहिर है कि उनकी कारकर्दगी के ऊपर काफ़ी सवालिया निशान रहे हैं, इसने ऐसा वो रही हैं। और खैर मुझे तो ये है कि अगर आप जो रिफॉर्म प्रोसेस एज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने शुरू किया था इत्तलात में, वहाँ पे भी मैं 70 साल के जो सबसे बड़े रिफॉर्म्स हैं वो मैंने कोशिश की थी वहाँ पे लाने की, एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग को ठीक करने की, पीटीवी को बेहतर करने की। तो मुझे उम्मीद है कि शिबली फराज और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो उन रिफॉर्म्स को शुरू करेंगे, उन इस्लाहात को दोबारा और अपनी मर्जी से नई इस्लाहात लेके आएंगे, जिससे जो सरकार का एक जो मीडिया विंग है। और एक तासुर ये कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है इसने सिर्फ हुक्मरान पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, ये भी दुरुस्त नहीं है। इसने रियासत का पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है और उस मामले में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसकी जो बुनियादें हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। और मैंने वो काम शुरू किया था। मुझे उम्मीद है कि ये टीम जो है उस काम को आगे लेके बढ़ेगी और जो बड़े इस्लाहात मीडिया में चाहिए, सरकारी मीडिया में चाहिए, वो लेके आ पाएंगे। अच्छा, ये भी अजीब सी बात है फवाद चौधरी साहब के वहाँ हुकूमत सोच रही थी उनको फारग करने की फिरदौस आशिक अवान साहिबा की, और आपने उनसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप से ही निकाल दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ज़्यादा ट्रेजिक बात क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप से निकल जाना या फिर कम ट्रेजेडी नहीं होती है। अच्छा जी, लेकिन इन ऑल सीरियसनेस आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो गए शिबली फराज और वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी हो गए बाजवा साहब, तो आप इस मिनिस्ट्री को देखते रहे हैं, इन दोनों ओहदों में इख्तियारात और फ़राइज़ किस तरह तकसीम होते हैं, किसका क्या काम होता है, थोड़ा सा अगर आप डिफरेंशिएट करके हमें एक्सप्लेन कर सकें। जिस तरह मैंने कहा, एक फ्रंट एंड टीम है, एक बैक एंड टीम है। बैक एंड टीम अगर अपना काम करे और फ्रंट एंड टीम अपना काम करे तो फिर इख्तिलाफात नहीं होते। लेकिन कई मामलात में ये बात बिल्कुल आपकी सही है। एक इंसान है, इंसान की अपनी एक ख्वाहिशें रहती हैं और उसमें फिर ज़्यादा ताकत के हसूल के चक्कर में एक मामला जो है वो ख़राब होता है अक्सर। लेकिन ये दोनों जो लोग हैं, आसिम बाजवा और शिबली फराज साहब, एक तो बड़े डिग्निफाइड और ऑनरेबल लोग हैं। दोनों को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, दोनों से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। दोनों बहुत डिग्निफाइड लोग हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देने का उनमें अहलियत है। जो पिछली टीम थी उसमें तो वो चीज़ नहीं थी जो इनमें है। ये बड़े तगड़े लोग हैं दोनों। सो ये अपने अपने मामलात को एक दूसरे के साथ एक टीम वर्क में जब बंदे अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सके, उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आप अपनी सेटलमेंट्स कर सकते हैं कि कहाँ पे किसने क्या करना है। ज़्यादा लोग जो प्रॉब्लम होते हैं वो साजिशी लोग ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं देते और बैक एंड के ऊपर आपको स्टैप भी करते रहते हैं। ये जो दोनों लोग हैं, ये दोनों खुले डुले लोग हैं, आपस में एक बातचीत करके आगे चलेंगे। और जिस तरह मैंने ये कहा कि ये मुझे उम्मीद है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो लेके आए। पीटीवी में बहुत बड़ा माफिया है, उनका उसको एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी है और लेट्स होप कि ये लोग उसको कर सकें। अच्छा फवाद, आपने एक्सप्लेन तो कर दिया। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की नई टीम के लिए मशवरा क्या है आपका, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? इस वक्त जाहिर है बड़ा चैलेंज जो है वो जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उनको आवाम तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज रहता है। फिर जिस तरह से मैंने कहा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जो सरकारी मीडिया है हमारा वो इनएफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा उसमें सरकारी बर्तनें हुई हैं,
वहाँ पर माफियाज बने हुए हैं। पीटीवी का एक अलग ही काम है, एपीपी के अंदर एक अलग ही मसाइल पड़े हुए हैं। पीआईडी है तो वो एक अलग ये जो तमाम हमारे जो सिविल के महकमे हैं, इनका एक बड़ा बुनियादी मसला ये है कि पिछले सालों में उनको बिल्कुल सरकारी भर्तियों से और इनकॉम्पिटेंस से वो उनकी बुनियादें और चोलें हिल गई। उनको पहले खड़ा करना असल चैलेंज है, उसमें टाइम चाहिए, आपको पॉलिसी चाहिए, टाइम चाहिए। मुझे एपीपी को मैंने कोशिश की थी कि उसको हम डिजिटल न्यूज़ एजेंसी बना सकें, जैसे रॉयटर्स है, एएफपी है। इसी तरीके से पीटीवी को हमने रिफॉर्म करने की जो है वो कोशिश की थी। इसी तरीके से मीडिया यूनिवर्सिटी लाने की जो है वो मैं पूरी कोशिश जो है वो मैं करके आया था। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इन स्टीम को दोबारा शुरू करनी पड़ेंगी। बुनियादें पहले ठीक होंगी तो उन पर अब हमारा मजबूत बना। शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमसे बात करने का और एक्सप्लेन भी कर दिया। एक तो आपने बड़ा अच्छा किया कि डिफरेंस जो है बिटवीन द मिनिस्टर एंड द स्पेशल अपॉइंटमेंट, उसमें आपने डिफ्रेंसिएशन बता दिया। कुछ खूबसूरत मनाजिर आपको दिखाना चाहते हैं अब। इटली से आपको पता है बड़ी खौफनाक खबरें ही आ रही थी बड़े अरसे से, तकरीबन 2 माह हो गए हैं। हाँ लेकिन अब नहीं आ रही ना, हाँ, लेकिन अब कुछ बेहतर मनाजिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, आपको पता है कि इटली का कल्चर है कि लोग गली मोहल्लों में छोटी छोटी जो है वो महफिलें सजाते हैं और इस दौरान मौसीकी से भी बड़ा महजूज होते हैं। और कोरोना वायरस के बायस ये देख लें जी, ये बैल्कनीज़ हैं लोगों की, घरों से तो निकल नहीं सकते लेकिन अपनी बैल्कनीज़ तक तो आ सकते हैं। और अपना कौमी जज्बा कायम रखने के लिए जी शहरियों ने अपनी बैल्कनी से मिलकर कौमी तराना गाया, आतिशबाजी भी देखी और की भी, औरतें भी अमले को खराज तहसीन भी पेश किया। जस्ट वांटेड टू शो यू अ फ्यू विजुअल्स ऑफ इटली। अच्छा, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल एक पेज है फेसबुक पे, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन जो जहाँ भी क्वारंटाइन में है वो अपना व्यू फ्रॉम माय विंडो आप कर लें तो वो तस्वीर वहाँ पोस्ट करते हैं। पूरी दुनिया के लोग अप्रिशिएट करते हैं भाई क्या क्या व्यूज़ हैं लोगों के। मतलब अगर आपने क्वारंटाइन नहीं होना है तो फिर उनकी जगह पे जाके क्या खूबसूरत। अच्छा जी, अभी एक और मामला जिस पे बड़ी बात हो रही है और हम भी ये सोचने और समझने पे मजबूर हैं कि क्यों इतने केसेस आने के बावजूद और इतनी सज़ाएं होने के बावजूद, और सज़ाएं तो एक तरफ इतनी बदनामी और एक स्टिग्मा आपके साथ अटैच हो जाता है, आपका सारा टैलेंट मट्टी में मिल जाता है। अगर आपने कोई अच्छा काम और आपके एक्चुअल टैलेंट भी हो तो उसका भी कुछ खराब होता है, उसके बावजूद लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उमर अकमल, जनाब क्रिकेट करप्शन पर उमर अकमल को सज़ा मिल गई है और 3 साल के लिए हर किस्म की क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। परेशान कुन बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद क्रिकेटर्स करप्शन से पास क्यों नहीं आ रहे। उमर अकमल को मैच फिक्सिंग की पेशकश हुई थी लेकिन उन्होंने पीसीबी को बर वक्त आगाह नहीं किया जो कानूनी तकाजा था। पीसीबी के कानूनी मुशीर तफस्सुल रिजवी ने सख्त सज़ा की वजह बयान की, सुनिए क्या कहा। ये प्रोसीडिंग तकरीबन 1 घंटा जारी रही क्योंकि उमर अकमल साहब अपने आप को बारहा अपने कंडक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहे। जो भी रीजन उसमें थे, जो भी कॉन्फिडेंशियल रीजन थे, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट उन्होंने मल्टीपल रीजन दिए। आपको बताएं कि उमर अकमल का केस क्रिकेटर्स के लिए एक और इबरत अंगेज मिसाल है, मगर हैरान कुन बात यह है कि खिलाड़ी इसके बावजूद करप्शन की तरफ रागिब होते हैं। और शर्जील खान और खालिद लतीफ़ की सज़ा भी सामने है। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर भी सज़ाएं भुगत चुके हैं। बरतानिया में नासिर जमशेद को कुछ अरसा पहले ही सज़ा हुई है। दानिश कनेरिया भी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की ताहयात पाबंदी का निशाना बने हैं। तो वी हैव अ होल लिस्ट ऑफ पीपल। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। खालिद साहब, उमर अकमल को मुश्तबा शख्स से राबता रखने और बोर्ड को मुत्तला ना करने पर या फिर देर से मुत्तला करने पर 3 साल की क्रिकेट की पाबंदी की सज़ा दी गई है। आपके ख्याल में मुनासिब है ये सज़ा या इससे कम या इससे ज़्यादा हो सकती थी? देखिए, बात यह है कि जब तक तफसीली फ़ैसला सामने ना आ जाए उस वक्त तक इस सज़ा पे तबसरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि तफसीली फ़ैसले में लिखा होगा कि क्या वजूहात हैं, जुर्म की नौइयत क्या है, कब उनको इस सिलसिले में उनसे रब्ता किसी ने किया और क्या हालात थे कि जिसकी वजह से उन्होंने उसके बारे में क्रिकेट बोर्ड से बात नहीं की। ये तमाम अवामिल जो हैं वो सामने रखते हुए फिर कोई तबसरा किया जा सकता है। अभी तक चूँकि तफसीली फ़ैसला नहीं आया, लिहाजा इस पर तबसरा भी करना मुनासिब नहीं है।
लेकिन बज़ाहिर मैं यही कहूँगा कि चूँकि ये एक अच्छा खासा जुर्म है अपने मुल्क के साथ बेईमानी करना, बददियानती करना, मुल्की क्रिकेट को दलील करना, तो इसलिए ये सज़ा जो है कोई ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन बहरहाल तफसीली फैसला देखने के बाद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बदनामी इज़ द वर्स्ट थिंग। हज़ारों लाखों उम्मीदवार टैलेंटेड लोगों में से अगर आपको चुना गया है और आप ये आगे जाके करें तो फिर तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अच्छा खालिद मकबूल साहब, अब हम देख रहे हैं कि मैच फिक्सिंग पर कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इबरतनाक सज़ाएँ मिली हैं, बास का तो पूरा करियर ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद, इन एग्जाम्पल्स के बावजूद ये सिलसिला जो है ये रुक नहीं रहा। तो क्या मज़ीद सख्त सज़ाएँ देना होंगी? We have to come up with something else। किस तरह रोका जाए? मेरी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक उसी तरह का मुजरिम है और मुजरमाना गफलत का उस पर चार्ज बनता है, जुर्म बनता है, जिस तरह इन खिलाड़ियों पे बनता है। इन खिलाड़ियों का जुर्म क्या है कि उनको किसी ने तरगीब देने की कोशिश की, उनको पुरकशिश कोई तरगीब दी गई, लेकिन उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को नहीं बताया। अब क्रिकेट बोर्ड पे यही जुर्म लगेगा कि उनको इल्म हुआ कि कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो ये इस किस्म के कारोबार में, ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, तो वो इस मामले को दबा गए या इसके बारे में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्रिकेट बोर्ड का फ़र्ज़ बनता था, अब भी फ़र्ज़ बनता है कि वो जो हमारी एजेंसियां हैं इस काम के लिए, मसलन FIA वगैरह, वो फौरी तौर पे, बल्कि खिलाड़ी को सज़ा देने से पहले वो इन एजेंसियों के नोटिस में लाएं कि ये तरगीब दी गई है, फ़लाने लोग हैं, ज़ाहिर है उनके पास तो पूरी तफसीलात होंगी, तो उनको ना बताना ये बहुत बड़ा जुर्म है। और मेरा ख़्याल है यही वजह है कि जिसकी वजह से ये जुर्म जो है वो रुक नहीं रहा, यके बाद दिगरे हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल साहब, साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद साहब। अच्छा, इन्होंने PCB को वैसे बीच में डाल दिया है कि इन द सेंस के बहुत सी चेंजेस उधर भी होने चाहिए फॉर अ होल होलिस्टिक। और आपके सामने है, मुझे बताएं, आज तक फिक्सर की आवाज़ें लगती हैं, ऑडियंस कोई ग्राउंड में अगर दोबारा भी कोई खिलाड़ी आ जाए, खेलने लग जाए तो आ जाते हैं, तो वो स्टिग्मा ही काफ़ी होता है आपको इबरत हासिल करने के लिए। आई वंडर कि क्यों नहीं लोग सबक हासिल करते हैं। यकीनन मैं इधर तो लगता है कि कुछ इस किस्म की फीलिंग्स हुई नहीं कि हमें। अच्छा जी, अभी आगे बढ़े। आपने इटली के तो मनाजिर दिखाए, अब स्पेन के भी मनाजिर दिखाएंगे। यस, स्पेन में हर साल इसी माह एक फेयर होता है, लाइफस्टाइल फेयर। हाँ, सवाल फेयर लाइफस्टाइल के नाम से एक फेस्टिवल होता है। लोग बड़ी तादाद में इस फेस्टिवल का हिस्सा होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, मगर ज़ाहिर है कोरोना ने स्पेन को भी बुरी तरह से अपने घेरे में लिया हुआ है और लोगों ने कुछ इस तरह से इस फेस्टिवल बहुत ही मुनासिब, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, अपनी ही बालकनीज में, अपने ही घरों में अपनी बालकनीज को सजाया हुआ है, वहाँ पे लाइटें लगाई हुई हैं, तैयार भी हुए हैं, ऑलमोस्ट अपना कोई ट्रेडिशनल गियर भी पहना हुआ है और फिर उनका जो एक मकामी डांस होता है जी, वो भी हो रहा है। सो दे आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ देयर लॉकडाउन एंड आई एम श्योर, मतलब इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। बहुत मुश्किल है, कोई हसीन से हसीन जगह भी और घर हो तो चार दीवारी में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट यू मेक द बेस्ट ऑफ इट and do the best you can। अच्छा जी, अभी हम आपको एक और ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट दिखाएंगे। आपको पता है ना, ब्लास्ट कह के ना मुझे खौफजदा कर दिया। कल सिलेंडर ब्लास्ट, एक सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ था कल कराची में। अच्छा जी, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट हम दिखाएंगे। हुमायूं सईद ने एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, अतीका ओडो जब उनकी हीरोइन थी किसी ज़माने में। लेट्स वॉच दैट प्लीज। उनकी तस्वीर हम देखते हैं और दिखाते हैं आपको। मरीना खान भी मरीना खान भी हैं, ओके, वेरी नाइस। अच्छा, ये आजकल काफ़ी चला हुआ है, आपको पता है ना, पुरानी कुछ 15-20 साल पुरानी तस्वीरें। ऑल्दो आई हैव नो आइडिया कि कितनी पुरानी तस्वीर होगी। वैसे क्या लग रहा है अब्दुल्ला, प्लीज टेक अ गेस। मुझे लगता है कि हाँ 15-20 साल पुरानी ही तस्वीर है। एवरीबडी इज लुकिंग वेरी यंग। वैसे हुमायूं सईद अभी भी कुछ तकरीबन ऐसे ही नहीं लगता मुझे। ऑनेस्टली देयर इज नो डिफरेंस, ऐसे सिर्फ चश्मे और। अच्छा, ड्रामे का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तू लाख चले रे गोरी, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है वैसे। थम थम के आगे गा भी दो पूरा, उम्री हो जाए आज। अच्छा, जस्ट वांटेड टू या शो यू दैट पिक्चर। और ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक ले लेते हैं।
वेलकम बैक जी। और बीमारी जो है ना वो कुछ नहीं देखती ना, आपका देखती है ना आपकी नस्ल देखती है ना आपकी ज़ात देखती है ना आपका मज़हब देखती है। तो बीमारी जब कुछ नहीं देखती तो किसी को भी हो जाती है। और हम बारहा आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, एहतियात करें। देयर इज़ नो अदर वे एक्चुअली। और इसी हवाले से आपको बताते हैं कि रिसेंटली किसको हुई है, ये तो आपको पता ही होगा कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद करंतना में चले गए हैं। लेकिन पिछले 10 दिनों में गवर्नर ने बहुत मसरूफ़ दिन गुजारे हैं। ये एक्चुअली हम भी आप लोगों को दिखा भी रहे थे। दर्जनों अहम शख्सियात से मुलाकातें समेत कई ब्रीफिंग्स और इजलासों में शरीक हुए हैं। गवर्नर सिंध से इस बारे में सवाल भी किया गया था और उन्होंने वजाहत भी की थी। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, ये ज़रा सुन लें। खड़े रहे और आप लोग मुसलसल लोगों को कह रहे हैं कि मास्क पहने और हाथ साफ करें, लेकिन हमने कहीं पे भी नहीं देखा। आप सूबे के गवर्नर हैं, कोई हेल्थ मेजरमेंट्स नहीं ले रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं, ना एमक्यूएम वाले भाई ना पीटीआई वाले भाई। देखिए, मैं जब एंटर हुआ हूँ, शायद आप लेट तशरीफ़ लाए, जब मैं एंटर हुआ हूँ तो यहाँ पे मुझे इन्होंने थर्मामीटर से मेरा टेम्परेचर भी चेक किया है और सैनिटाइज़र भी दिया है। और ऊपर भी इंतहाई, अगर आप आई डोंट नो आपका कैमरा ऊपर था या नहीं, ऊपर भी इंतहाई एहतियात के साथ बहुत कम लोगों में और बहुत दूर दूर बिठा के किया। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये आम सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इसमें उस तरह का सियासी हुजूम आपको देखने में नहीं मिल रहा जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला करता है। लिहाजा किसी चीज़ को थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव वे में भी अगर देखेंगे नज़र से तो आपको बेहतर नज़र आएगा। एक मास्क पहनने में वैसे क्या जाता Which है? also tells you कि कोई रीजनिंग, कोई बहाना, whatever you say, nothing works. अगर होना है तो हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा, जितनी भी आप एहतियाती तदाबीर कर लें, except if you don't come out of your house. अगर आप घरों से ही ना निकले फिर कोई और बाहर अगर आप निकल रहे हैं, मजबूरी है तो जाहिर है फिर एहतियात करें। ज़राए के मुताबिक गवर्नर से मुसलसल राब्ते में रहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी अपने टेस्ट कराने का कह दिया गया। उसके अलावा उनसे मिलने वाली दीगर शख्सियात को भी मुश्तबा मरीजों में शामिल होना पड़ा है। अब एमक्यूएम के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने हमें ज्वाइन किया है, इनकी भी मुलाकात रही है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने वक्त दिया। फैसल साहब, आप भी उन बहुत सारे लोगों में शामिल हैं जो हालिया दिनों में गवर्नर साहब से मिलते रहे हैं या मिले हैं, तो आप अपना टेस्ट करवा रहे हैं या क्वारंटाइन में चले गए हैं खुद ही से? व्हाट हैव यू थॉट? जी बिल्कुल, जिम्मेदारी का तकाजा यही है कि अगर आप किसी भी ऐसे फर्द के साथ आपका राब्ता हुआ हो जिसमें कोरोना के अलामात पाई जाएं तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए। और मैं भी यकीनन इस जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा, गवर्नर साहब ज़्यादा एहतियात करते नज़र नहीं आए और जब से ये कोरोना वाला मामला शुरू हुआ है, जितना हम चाहते थे कि हम एटलीस्ट पब्लिक फिगर्स को देखें कि वो एहतियात कर रहे हैं, नहीं किया उन्होंने। तो आपके साथ जब मुलाकातें रहीं तो क्या वो फासले का और मास्क वगैरह का ध्यान रख रहे थे? देखिए, सियासी रहनुमाओं के साथ ये मसला तो है, हम खुद भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर राशन की तकसीम, उसको जमा करने के हवाले से मिलना, कभी खून के एहतियात के कैंप्स लगा रहे हैं। तो आप एक्सपोज तो होते हैं, लेकिन ऐसी जगहों के ऊपर मास्क भी लगाते हैं और कोशिश कभी कभी ग्लव्स पहनने की भी करते हैं। गवर्नर साहब से जब मुलाकात हुई तो नहीं, मास्क तो उन्होंने या हमने नहीं लगाया हुआ था, लेकिन हम ओपन एयर बैठे थे, जो उनका गार्डन है तो वहाँ पर, और फासले से बैठे थे। बाकी एक देखते हैं क्या सूरत हाल है बनती है। बहुत शुक्रिया फैसल सब्जवारी साहब हमसे बात करने का। लेकिन पब्लिक फिगर्स के लिए डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत से लोगों से मिल रहे होते हैं तो लिहाजा उनसे भी किसी को लग सकता है। दूसरी चीज़ ये कि लोग उनको देख रहे हैं, तो दे कैन सेट एन एग्जाम्पल बाय वेयरिंग द ग्लव्स एंड द मास्क एंड एवरीथिंग, ताकि जो लोग उनसे इंस्पायर होते हैं वो भी यही करें। तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जी ऐसा आपका जादूगर लग रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं या अंकल सरगम लग रहे हैं, तो भाई दिस इज़ माई ओन कम्फर्ट जोन। यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को छूते हुए आना होता है स्टूडियो तक पहुँचने के लिए भी। और आप यकीन मानिए कि जिस लम्हे ये कैमरा ऑन होता है उससे 30 सेकंड पहले हम दोनों अपने मास्क उतारते हैं। मैं अपने और ऑनेस्टली मैं अपने इसलिए उतारती हूँ क्योंकि मुझे कभी भी अपने साइज के नहीं मिलते और मुझसे चीज़ें गिरना स्टार्ट हो जाती है। सो आई डोंट। और जिस लम्हे ये कैमरा बंद होता है उसके 30 सेकंड के अंदर अंदर हम दोनों दोबारा से मास्क पहन के इस स्टूडियो से या कमरे से या आपस में भी बात कर रहे होते हैं। टेबल के इर्द गिर्द हम हो ही नहीं सकता। हमारे कैमरामैन जो बैठे हुए हैं उन्होंने इस वक्त हमारे सामने मास्क पहने हुए हैं। बहुत से लोग हमें भी आर्गुमेंट देते हैं कि जी आप तो दूसरों को तलकीन कर रहे हैं लेकिन आप तो इस तरह से बैठे हुए हैं।
अच्छा जी, नादिया हुसैन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, मारूफ मॉडल हैं। बहुत शुक्रिया आपका नादिया। नादिया, आपकी भी गवर्नर साहब से मुलाकात हुई थी, तो कब हुई थी और कितनी देर तक आप लोग उनके हमराह थे? जी अस्सलामुअलैकुम। गवर्नर साहब से हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 3-4 दिन पहले मुलाकात की है और हम अपने सैलून की इश्यूज़ के बारे में बात करने गए थे कि इस लॉकडाउन में हमारी इंडस्ट्री को जो है कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना हमारी इंडस्ट्री को बुरा असर पड़ रहा है, बिकॉज़ हम लोगों को कोई हेल्प नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमारे पास कोई फाइनेंसिंग नहीं है, हमारे पास कोई लोन्स नहीं है, हमारे पास कोई फंड्स नहीं है, काम है नहीं, एक्सपेंसेस वैसे की वैसी हैं। तो गवर्नर साहब से जब मुलाकात हुई तो वो आए और हम लोग 3-4 लोग थे जो साथ में थे और वो आए और वो हमारे सामने से गुजर कर बैठे हैं और हमारे और उनमें जो है वो कम से कम 6 से 10 फुट का फासला था और मैं ख्याल है मैक्सिमम 20 मिनट या आधे घंटे की हमारी मीटिंग हुई होगी और उसके बाद हम लोग उठ के जो है वो चले गए हैं। ना उनसे कोई हाथ मिलाया, ना उनको हमने करीब उनके गए कोई तस्वीर लेने के लिए। अच्छा नादिया, जब से कोरोना वायरस आया है गवर्नर साहब ज़्यादा एहतियात करते नज़र नहीं आए, जलसों में गए हैं, बड़े इज्तिमात में शरीक हुए हैं और मीटिंग्स भी चलती रही हैं। आपसे हम ये भी इसीलिए पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग जब उनसे मिले थे तो क्या गवर्नर साहब मुकम्मल एहतियात करते नज़र आ रहे थे या बिल्कुल नॉर्मल एक मीटिंग थी? हमारी मीटिंग के दौरान गवर्नर साहब ने खैर जो एहतियाती तदाबीर हैं वो डिस्टेंसिंग के हैं तो वो तो मेंटेन था। उसके अलावा उन्होंने मास्क या ग्लव्स वगैरह तो नहीं पहने हुए थे। अब मैं आगे नहीं कह सकती कि उन्होंने अपनी बाकी मीटिंग्स में या बाकी जो अपने एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें वो किस किस्म की एहतियात करते हैं, दैट आई रियली कांट से। बट हमारे साथ उन्होंने एटलीस्ट डिस्टेंस हम लोगों ने भी मेंटेन रखा और उन्होंने भी डिस्टेंस मेंटेन रखा था हमारे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नादिया। यू नो व्हेन दीज पॉलिटिकल फिगर्स, जाहिर है इनको मिलना पड़ता है, इनको आना जाना पड़ता है ऐसी जगहों पे जहाँ पर रश होता है, तो प्लीज़ आप प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। आप अपने लिए एक अच्छा वाला मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, ग्लव्स को बार बार चेंज कर सकते हैं। ये भी नहीं है ना कि ग्लव आपने सारा दिन पहन लिया उसके बाद हर जगह वही ग्लव आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या रीज़न हो सकता है आपके जहन में कि जी हम ना पहने तो ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट माय फिंगर ऑन इट कि क्या गवर्नर साहब हो या कोई भी हो जिनको हो गया है, क्या सोच के आप निकलते हो कि जी हमें नहीं होगा। राशिद साहिबा से भी लोगों ने पूछा था कि आप तो बिल्कुल आप फ्रंट लाइन पे हैं, आप लोगों का सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ना सिर्फ अपनी एहतियात करेंगे, ये मैसेज देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि हम मास्क पहन रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर्स को लाजमी मास्क पहनना चाहिए। और बाय द वे कैन आई जस्ट गो ऑन एंड से कि ये मेरा एतराज़ वज़ीर आज़म से भी है, क्योंकि वज़ीर आज़म को भी जब हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है लोगों से मिल रहे हैं या फिर जो भी मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, एक दफ़ा खान साहब आप मास्क पहन लेना तो पूरी कौम आपके पीछे, ऑब्वियसली दे लुक अप टू यू, तो लिहाजा वो वही करेंगे जो आप करते हैं। तो आप एक पहन लें मास्क, एक दफ़ा देखने दें लोगों को कि आपने भी मास्क और ग्लव्स पहने हुए हैं, दे वुड फॉलो यू ब्लाइंडली, सो जस्ट डू दैट। इसमें इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। इसीलिए फिर हम सवाल नहीं उठा सकते कि लॉकडाउन में लोग मानते क्यों नहीं, जब इतनी सी चीज़ बड़े बड़े लोग नहीं मान रहे तो फिर आवाम क्या चीज़ है। अच्छा जी, कुछ और बातें जो हमने आपसे करनी है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। See you in just a bit. वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हम आपको गवर्नर सिंध के बारे में बता रहे थे दैट ही हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना, और हम ये भी बता रहे थे कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर पब्लिक फिगर्स कि वो अपने आप को मतलब इस तरह प्रोजेक्ट करें इन पब्लिक कि वो इंस्पायर करें लोगों को। हम 22 तारीख की एक तस्वीर आपसे शेयर करना चाहते हैं गवर्नर हाउस की। माशाल्लाह ये जो टॉप बिजनेस कम्युनिटी है ना कराची की, पाकिस्तान की, वो इस तस्वीर में गवर्नर के साथ जो है वो बराजमान हैं, और कितने नज़दीक हैं और कितने दूर हैं ये तो आपको अंदाजा हो रहा है। वीपी FPCCI हैं, चेयरमैन काटी हैं, मतलब यू नेम इट, द क्रीम ऑफ बिजनेस क्रीम ऑफ कराची इज स्टैंडिंग विद द गवर्नर, एंड यू कैन सी कि कोई डिस्टेंस का किसी ने कोई सोचा भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं इसमें। दिस पिक्चर कुड हैव बीन फ्रॉम लास्ट ईयर ऑल्सो, मतलब इतनी क्लोजनेस है। और यही लोग हैं जिन्होंने वादा भी किया था कि जी हम बिजनेसेस अगर खोल दिए जाएं अब्दुल्ला तो SOPs पे अमल दरामद भी कराएंगे। भाई आपने खुद नहीं किए, दैट्स द थिंग। अच्छा, लोगों को क्यों ये लग रहा है कि सिर्फ हाथ मिलाएं? भाई ये जो आप एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, आपको पता है कि आपके
मुंह से कोई भी ऐसा पार्टिकल आ गया, कोई भी ऐसे थूक का एक जर्रा भी जो है वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, एनीवे प्लीज़ ये दिखाने का मकसद ये था कि सीखें, ना करें ये चीज़ें, ना करें, क्योंकि नंबर्स जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। कल भी हम यही बात करेंगे। वील सी यू टुमारो। और घर से ना निकलें प्लीज़। हैव अ ग्रेट इफ्तार।